समा स्टोरीज के साथ मैं हूं फलक चौहान और आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम रिलेशनशिप फेलियर्स पे बात करेंगे। रिश्ता कहाँ पर ख़राब होता है, जब घर टूटता है तो उनकी वजूहात क्या होती हैं, क्योंकि जब एक घर टूटता है तो उसके साथ बच्चे भी सफ़र करते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी सफ़र करते हैं, और मियाँ बीवी का रिश्ता अगर ख़राब होता है तो उसके पीछे वजूहात क्या होती हैं। और इसी हवाले से हमने राबिया उस्मान को इनवाइट की है, जो कि माहिर नफ्सियात हैं और रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं। उनसे हम जानेंगे कुछ स्टोरीज जो कि आपको हेल्प आउट करेंगी कि आपने अपना रिलेशनशिप किस तरह से बचाना है। अस्सलाम वालेकुम राबिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। राबिया, रिलेशनशिप फेलियर की क्या वजूहात हैं, सबसे पहले तो आप ये बताएं। अच्छा, इसमें ये है कि सबसे पहले तो ये बात है कि रिलेशनशिप फेलियर होता ही क्यों है, ठीक है। और उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे असल जो मकसद है शादी का वो तो बताया ही नहीं जाता, एजुकेट नहीं किया जाता, ठीक है। जब हम फेलियर की तरफ जाते हैं स्पेसिफिकली, अगर आपके क्वेश्चंस को लेके चलें तो सबसे बड़ा रीज़न है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। आप कम्युनिकेट करते ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। और ये मैं दोनों तरफ से बात कर रही हूँ, वाइस वर्सा है, मतलब लड़की की तरफ से भी और लड़के की तरफ से भी। तो उसको भी, वो भी ये नहीं बताता कि मुझे कम्युनिकेट करके ये बताना है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और लड़की भी नहीं बताती है। और इन टर्न फिर क्या होता है, क्योंकि आपको पता है इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, लड़की को ये बताया जाता है कि भी जो हस्बैंड ने कहना है तुमने बेटा वही करना है, जो उसने कहना है वो हाँ कहे तो हाँ, वो ना कहो तो ना कहे, कॉम्प्रोमाइज कर लो। या जो सास कहेंगी चुप करके बेटा मानती जाना, वो चुप करके जब वो बहुत सारा अंदर गुबार भी इकट्ठा हो जाता है, फिर उससे भी लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, फ्रस्ट्रेशंस बढ़ती हैं। फिर आपके रिश्ते में ट्रस्ट नहीं होता, बहुत सारी इनफिडेलिटी के इश्यूज भी हो सकते हैं। या अगर इन लॉज साथ रहते हैं और आपकी जॉइंट फैमिली है तो ऑफ कोर्स उसमें भी मिसट्रस्ट हो सकता है कि आपका हस्बैंड जो है वो इधर भी बात करता हो उधर भी करता हो। तो मेरे पास एक केस आया, बहुत मज़े की बात है फलक, कि वो जो लड़की थी, बिकॉज उनका जॉइंट फैमिली सिस्टम था, तो उसके हस्बैंड ने उसको यही कहा कि तुमने वही करना है जो अम्मी कहेंगी, और उससे अपनी एक अलग ज़िंदगी बनाई हुई थी और बीवी को उससे बिल्कुल बच्चों के लिए और घर के लिए छोड़ा था, उसकी अपनी कोई लाइफ ही नहीं थी। अच्छा। तो जब वो मेरे पास आई तो वो इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, मतलब उसको इजाज़त ये भी नहीं थी कि वो बाज़ार तक जा सके, तो उसकी लाइफ इतनी सफोकेट कर दी गई थी कि उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। सो डोंट यू थिंक कि ये शादी जो है वो फेलियर की तरफ जाएगी? आई एम श्योर ये फेलियर की तरफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप जितना सफोकेट करेंगे ऑफ कोर्स एक वो बम है जो फटेगा ही फटेगा। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि जॉइंट फैमिली का आपने जिक्र किया है, जैसे ही शादी होती है, शादी की पहले दिन अगर हम बात करें तो वहाँ पे मियाँ अपनी बीवी को कह रहे होते, तुमने जैसे भी आपने भी जिक्र किया, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना है, इनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या मियाँ को ये नहीं बताया जाना चाहिए कि बीवी के क्या हकूक़ होते हैं, या वो भी अपना घर छोड़कर आई है, बहुत सारी चीज़ें ख्वाब लेकर आई है, डिज़ायर्स लेकर आई है, तो वहाँ पे मियाँ बीवी का जो मी टाइम होता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है? हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मैंने पहले कहा है कि दोनों को शादी से पहले एजुकेट करना ज़रूरत है। लड़की को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आपके राइट्स क्या हैं, और लड़के को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि आपके राइट्स क्या हैं। एजुकेट कौन करेगा? पेरेंट्स। तो हमारे पेरेंट्स जो हैं या घर में जो हमारे रिलेशनशिप्स चल रहे होते हैं वो तो इस हवाले से बात ही नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं करते, और यही वजह है कि हमारी जो शादियां हैं वो फेलियर की तरफ जाती हैं, बिकॉज एजुकेट ही नहीं किया जाता कि असल पर्पस मैरिज का क्या है। देखिए, आप कुरान पाक देखिए, उसके अंदर भी बार बार ये चीज़ आती है कि शादी बेसिकली पार्टनरशिप का मतलब है सुकून, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई सुकून की बात ही नहीं करता, बिल्कुल, ठीक है। जैसे मैंने आपको अपने उस केस के बारे में बताया, तो उसमें क्लाइंट का मसला ये था कि उसको सुकून नहीं मिल रहा था घर में, ठीक है। घर में उसको पैसा भी मिल रहा था, घर में आसाइश भी मिल रही थी, उसको हर तरह की आज़ादी भी, आज़ादी तो खैर नहीं कहूँगी, लेकिन उसको सहूलियात ज़िंदगी मिल रही थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी जो एक चीज़ लैक कर रही थी वो थी सुकून नहीं था। और जिस शादी में सुकून नहीं होता वो शादियाँ इंडीड जो है वो कहीं ना कहीं फेलियर की तरफ जाती ही जाती हैं। अपेरेंटली अगर ना जाए, फॉर एग्जांपल अगर वो बाय पेपर नहीं जाती हैं तो वो साइलेंस डिवोर्स के नाम पे चल जाती है। अच्छा, साइलेंस डिवोर्स भी होता है?
जी, ये कौन सा वाला डिवोर्स है? ये साइलेंस डिवोर्स बेसिकली मैं तो कहूँगी थैंक्स टू सोशल मीडिया, जिसने ये सवाल उठाया और जिसने ये एक लोगों को एजुकेट किया कि साइलेंस डिवोर्स बेसिकली वो होती है जिसमें मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, दे आर रूममेट्स, बट उनका आपस में कोई सच अज़दवाजी ताल्लुक नहीं होता, उनकी आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं होती, उनकी सिर्फ और सिर्फ डेली बेसिस की जिम्मेदारियों पे गुफ्तगू चल रही होती है, और इसके अलावा उनके आपस में कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। और जैसा कई दफ़ा जिस तरह मेरे पास एक क्लाइंट आई तो उन्होंने खैर सारा मुझे अपना मसला बताया, तो टर्न्स आउट टू बी कि सारा कुछ ठीक था लेकिन हस्बैंड और वाइफ के आपस में कम्युनिकेशन नहीं थी। और रीज़न क्या थी? क्योंकि वो घर में इतनी मसरूफ़ रहती थी कि उसके पास टाइम नहीं था, ना बच्चों के लिए और ना ही अपने हस्बैंड के लिए, जिसकी वजह से वो दूरियां बढ़ती गई। कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इट टेक्स years and years and years। तो जब आप दूसरे से बात करना छोड़ देते हैं तो वो साइलेंस डिवोर्स पे बात आ जाती है। जब आपकी कोई कम्युनिकेशन नहीं रहती, आपका कोई ताल्लुक नहीं रहता, तो आप इस तरफ चल पड़ते हैं। राबिया, आपने सुकून की भी बात की है। अक्सर ऐसा होता है कि जब लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना घर में, तो सबसे पहली बात यही होती है, हमारे घर में तो बहुत सुकून था, जब से तुम्हारी शादी हुई है या तुम इस घर में ब्याह कर आई हो तब से हमारे घर में सुकून नहीं है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। इसकी क्या वजह है? अच्छा, ये बड़ा कॉमन सिनेरियो है फलक। उसमें ये होता है कि सास कहती है कि जब से ये लड़की आई है इस घर में सुकून नहीं रहा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उससे पहले तो बड़ा सुकून था हमारे घर में। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन। पाकिस्तान में तो ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत कॉमन है। ठीक है, और सुकून की जो वजह है वो बेसिकली वो लड़की नहीं है, वो आपस का, वो कहते हैं ना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। वो आपस की अंडरस्टैंडिंग है। और मेरे ख्याल सबसे बड़ी वजह जो है ना वो सुकून ना रहने की यही है। अच्छा, बड़ी मज़े की बात बताऊं फलक कि जितने मेरे पास केसेस आते हैं ना जिसके अंदर हस्बैंड चीट कर रहा होता है, उसमें यही होता है कि हस्बैंड जाके दूसरी औरत को कहता है कि जी मेरे घर में सुकून नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो अब वो सुकून, सवाल ये है कि वो सुकून पैदा करेगा कौन? बिल्कुल। ठीक है, जब इनफिडेलिटी के इश्यूज आ जाते हैं, जब चीटिंग के इश्यूज आ जाते हैं, तो वहां पे तो सुकून तो वैसे ही निकल जाता है ना दोनों एंड पे। वो लड़की बेचारी अब तक से फ्रस्ट्रेटेड रहती है, बंदा बाहर जाके कहता है कि मुझे घर में सुकून नहीं है। तो आई थिंक दिस इज समथिंग, जिस तरह मैंने कहा है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है ना वो बहुत सारे मसलों का पैदा करती है बेसिकली। तो राबिया, आपको लगता है कि चीटिंग अगर कोई हस्बैंड कर रहा है उसकी सारी वजह उसकी बीवी है? बिल्कुल नहीं। क्या वजह है फिर? मेरे पास जितने केसेस आते हैं विच टर्न्स आउट भी मोस्टली, जब केसेस जब मेरे पास आते हैं ना तो मैं हमेशा पूछती हूँ जब हम असेसमेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस औरत का जो इशू होता है ना वो ये होता है कि हस्बैंड चीट भी कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन उससे उसको सबसाइड किया होता है कि अच्छा वो चीट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारे मुआशरे में मेल डोमिनेटिंग साइड है ना, उसको एक नॉर्म का हिस्सा करार दे दिया जाता है। लेकिन बीइंग अ ह्यूमन हम उस चीज़ को अंदर ही अंदर एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बीइंग अ वुमन। ठीक है, और अगर मेल के साइड पे जाएं तो मेल्स के साइड पे भी यही होगा, अंदर ही अंदर हमारे अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, अल्लाह ताला ने रखी ही नहीं है इस चीज़ की ना। तो जब हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है ना वो किसी और जगह बच्चों पे निकलती है। जिस तरह मेरे पास एक और केस आया, उसमें माँ जो थी वो बहुत ही क्लिंगी थी अपनी मतलब बच्चों के साथ, और बच्चों को बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे कि जो माँ है वो बहुत ही ज़्यादा हमारे साथ कभी ये करती है वो करती, चिपकी रहती है, रोक टोक भी करती है और हर जगह हमारे साथ जाती है। तो उसने, हालांकि माँ ने मुझसे कांटेक्ट किया कि आप मेरे बच्चे को देखें, वो जो है ना वो मेरी बात नहीं सुनता। तो जब मैंने सारी असेसमेंट की, टर्न्स आउट टू बी कि बच्चे में तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं, प्रॉब्लम थी कि माँ के साइकोलॉजिकल इश्यूज चल रहे थे और रीज़न थी हस्बैंड की इनफिडेलिटी। अच्छा, यस। और क्योंकि वो एक बड़े जनरल टर्म में आपको बताऊंगी कि बेसिकली क्या होता है कि माँ जो होती है, क्योंकि हमारे नॉर्म है ना, जैसे मैंने कहा इनफिडेलिटी का एक नॉर्म है और उसको एक्सेप्ट करना भी एक नॉर्म बन गया हमारी सोसाइटी में। तो वो जो पार्टनरशिप वो चाह रही होती है अपने हस्बैंड के साथ, वो सारी शिफ्ट कर देती है अपने बच्चों में, क्योंकि वो एक टर्मिनोलॉजी है कि बच्चों में इन्वेस्ट कर रही है। जैसे वो कहा जाए कि
पुत्र उन तेरी सारी जिंदगी जड़े ने ना वो बच्चे हैं। अब वो सारा फोकस शिफ्ट हो गया बच्चों पर। जब बच्चों पे शिफ्ट हो जाता है तो सारा प्रेशर बच्चों पे आता है, और बच्चे जो हैं ऑफ कोर्स उनको उनकी अपनी ज़िंदगी चल रही है, उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है, उनको अपनी आज़ादी चाहिए, उन्होंने भी तो ज़िंदगी एक्सप्लोर करनी है, स्पेस चाहिए उनको, उन्होंने दुनिया एक्सप्लोर करनी है। तो इट टर्न्स आउट टू बी कि उस माँ के साथ इश्यूज थे, बिकॉज फिर मैंने उनकी थेरेपी की और अल्हम्दुलिल्लाह इट टर्न आउट टू बी वेरी गुड। राबिया, अभी आप ये जब बात करी थी ना, तो हमारे सोशल मीडिया की एक इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी भी आजकल दूसरी शादी पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। अब उनका ये फैसला था कि उन्होंने खुला ली और उसके बाद दूसरी शादी की तरफ वो गई हैं, और उसके बाद काफ़ी धूमधाम से उन्होंने दूसरी शादी की। तो वहाँ पे जो सोशल मीडिया के जो बाकी सारे लोग हैं, इन्फ्लुएंसर्स इवन, वो भी उन पे बैशिंग कर रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे थे, तुम अपने घर बसाना चाहिए था, ना कि दूसरी शादी करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या रोल होना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने कहा है कि सबसे पहले तो हमें खुद को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है ना, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, जब मैं इनकी, जैसे मैंने कहा, असेसमेंट्स, पहली जो हमारी फर्स्ट 2 सेशंस होते हैं वो सिर्फ असेसमेंट्स के चल रहे हैं। और जो चीज़ मैंने नोटिस की है विच इज़ वेरी कॉमन, हम लोगों को फॉरगिव नहीं करते ना, उससे पहले हम अपने खुद को भी फॉरगिव नहीं करते, ठीक है। अब जिस इन्फ्लुएंसर की आप बात कर रही हैं, उनका नाम है, ठीक है, मैं खैर किसी का नाम नहीं लूँगी, बट आई मस्ट से बिग सल्यूट टू हर कि सबसे पहले उस सबने खुद को माफ़ किया, ठीक है, एंड देन मूव ऑन किया। आप मूव ऑन करते ही तब है जब आप खुद को माफ करते हैं, और फिर आप मूव ऑन करते हैं, और फिर आप लोगों को माफ करते हैं। सोसाइटी क्यों ऐसे लोगों को कसूरवार ठहरा देती है? क्योंकि लोग नॉर्म्स पे जाना चाहते हैं। जो नॉर्म से हटता है उसको लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। पीपल वांट कि मैं सफर कर रहा हूँ तो ये क्यों ना करे, हाँ, ठीक है। ये मैंने अपने क्लाइंट्स में बहुत कॉमन चीज देखी है, मैंने सफर किया तो ये क्यों ना करे, ठीक है। तो सारा फोकस जो है ना हम दूसरों पे करते हैं, अपने में फोकस तो रहता ही नहीं है। हाँ राबिया, मुझे एक चीज़ और भी आपसे जाननी है, वो ये है कि शौहर किस सूरत में हाथ उठाए तो जहाँ पर ससुराल वाले कहते हैं बिल्कुल ठीक किया तुमने, क्या हाथ उठाना इतना ही जायज़ है, इतना ही सही काम है? उठाना तो देखिए फलक हमारे इस्लाम में भी जायज़ नहीं है, ठीक है। उन्होंने कहा छोड़ दो लेकिन हाथ मत उठाओ, ठीक है। आई विश के हम एक इस्लामिक सोसाइटी होते और हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। बाकी मोस्टली हाथ उठाना जो है, अब मेरे पास एक केस आया रिसेंटली, उसमें ससुराल का भी कोई इशू नहीं था, उसमें हस्बैंड वाइफ की अपनी भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी नहीं थी। इशू वॉज के वो खुद को, मतलब उनके अपने एंगर इश्यूज थे, ठीक है, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, और उसमें ये हुआ कि बीवी को मारा। अच्छा, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं आपके पास, वरना मोस्टली केसेस में ससुराल वाले इन्वॉल्व होते हैं, मोस्टली केसेस में आपकी अपनी इनफिडेलिटी इन्वॉल्व होती है, मोस्टली केस में शक होता है, बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट होता है, आज जी खाना अच्छा नहीं बनाया, इस बात पे छोटी छोटी बातों पे। और मैंने यही चीज़ देखी है कि गुस्सा वहीं पे निकालते हैं जहाँ पे आप देखते हैं कि अगला बंदा कमज़ोर है। लेकिन राबिया, यहाँ पे तो मैं आपको एक और भी बात बताती चलूँ, हमारी एक और माहिर नफ्सियात हैं, उनका आजकल बयान एक बड़ा वायरल हुआ है, और उन्होंने ये बोला है कि मर्द अगर मियाँ अगर बीवी पे हाथ उठाता है तो इसमें बीवी की गलती होती है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन उनकी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं। अब अगर मैं हमेशा उनके कमेंट्स में जाती होती हूँ और पढ़ती होती हूँ कि लोगों ने क्या लिखा है, तो मोस्टली पीपल आर नॉट एक्सेप्टिंग व्हाटएवर शी इज सेइंग, ठीक है। हाथ उठाना भी क्यों हाथ उठाएं, उसके लिए आपकी जुडिशरी बनी है, उसके लिए आपके घर वाले हैं, आप हाथ क्यों उठाएं, आप बात करें ना। मैंने पहले कहा जब तक कम्युनिकेशन नहीं डेवलप होगी तब तक कुछ नहीं होगा। वो तो ये कहती हैं कि बीवी जो है वो सारी होती है, इसीलिए शौहर हाथ उठाता है। बस फिर ये आई थिंक उनका अपना ओपिनियन है, बट तो हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं इस चीज को। फिर नो, हम बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं। अब जिस तरह मेरे थोड़े दिन पहले भी ये बात हुई थी कि अगर औरत हाथ उठाने पे आए छोटी छोटी बातों पे, तो फिर पता नहीं कितनी मत पिट जाए एक दिन में, ठीक है। वो उसके अंदर फिर आपकी गली की सेक्सुअल हरासमेंट भी आएगी, उसके अंदर आपके घर का अपने घर के भी आएंगे, लोग भी आएंगे जिन पे आपका गुस्सा भी निकलेगा, फ्रस्ट्रेशन भी निकलेगी, मतलब उसमें यू जस्ट नेम इट। फिर तो सारे आजकल वैसे सेल्फ डिफेंस में लड़कियां भी हाथ उठा लेती हैं कि पहले मियाँ ने मुझे मारा था, उसके बाद फिर मैंने सेल्फ डिफेंस में हाथ उठाया।
है? वैसे आई डोंट माइंड दिस, सेल्फ डिफेंस। अच्छा मुझे ये बताएं कि मियाँ बीवी में क्या प्राइवेसी होती है इनफरादी तौर पर अगर हम बात करें? मियाँ बीवी में प्राइवेसी तो होती है फलक, देखे जाए, ठीक है। इनफरादियत भी होती है, और मैं अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ जो जिस तरह मैंने बताया कि मेरे पास एक क्लाइंट है, उनका भी बेसिकली वो आए थे अपने बेटे के लिए, और टर्न्स आउट टू बी के बेटे में कोई इशू नहीं था, इशू था माँ बाप के रिलेशनशिप में। अच्छा। और उसके अंदर भी यही था कि हस्बैंड जो था उससे बीवी को टोटली अपनी माँ के हवाले किया हुआ था, और उनका आपस में क्योंकि एज सच कोई इतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं था, कम्युनिकेशन नहीं था, और वो बच्चों के सामने मारता भी था उसी अपनी बीवी को। तो ये जब चीज़ें होती है ना, इसका मतलब ये है कि आप ना अपनी बाउंड्री सेट कर रहे हैं ना अपनी बीवी की बाउंड्री सेट कर रहे हैं। हम तो ये अक्सर सुनते हैं कि जब मियाँ बीवी की, लड़का लड़की की शादी होती है और वो मियाँ बीवी बन जाते हैं, तो वहाँ पर ये कहा जाता है अब तो हम मियाँ बीवी हैं, अब हमारे बीच में कोई प्राइवेसी नहीं है, कोई स्पेस नहीं है। नहीं, तो स्पेस का होना ज़रूरी है या नहीं? स्पेस का होना बहुत ज़रूरी है। स्पेस का होना इतना ज़रूरी है कि अगर आप मियाँ बीवी अपने रिलेशनशिप को अच्छा गुजारना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेस बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताती हूँ कि एक आई हैड अ क्लाइंट और मेल, और उनको मैंने उनका भी एक्चुअली यही इशू था। ही वॉज ऑलवेज ऑन टू हिज वाइफ, क्या करी क्या नहीं करी, फ़ोन चेक करना है नहीं करना, ठीक है अब ये जो करेगी मेरी मर्जी से करेगी, कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। और आपको पता है मोस्टली क्लाइंट्स जो फीमेल्स मेरे पास आती हैं दे डोंट हैव फ्रेंड्स बिकॉज उनके हस्बैंड को अलाउ नहीं करते। अच्छा, आप देखिए ये तो किसी के पर्सनल स्पेस में घुसने वाली बात है ना, कि आप किसी को उसका टाइम ही नहीं दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स बेसिकली दे आर योर आउटलेट, ठीक है, आपका सोशल सर्कल आपका आउटलेट होता है। तो जब आपका वो सपोर्ट सिस्टम ही नहीं रहेगा तो आपका आउटलेट क्या रहेगा? दैट इज योर पर्सनल स्पेस, ठीक है। आप जा रही हैं, आप जिस तरह मैंने उनको ये बात समझाई अपने क्लाइंट को कि भाई इफ शी इज गोइंग टू अ सैलून इट्स अ पर्सनल टाइम, ये स्पेस ही आपको देनी पड़ेगी। अगर वो अपने माँ से मिलने जा रही है उसके पर्सनल स्पेस है, वो अपने फ्रेंड्स को मिलने जा रही है उसके पर्सनल स्पेस है। और इवन इफ बिकॉज आई एम अ सेल्फ एन एंटरप्रेन्योर, इफ शी वांट्स टू डू समथिंग कुछ क्रिएटिव करना जा रही है, बीइंग एन शी वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर, तो उसको ये भी उसकी पर्सनल स्पेस है, बिल्कुल, ठीक है। सो मियाँ बीवी का मकसद ये है दैट यू हैव टू ग्रो टुगेदर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अपनी ग्रोथ अपनी जा रही है और आपने उसको सिर्फ ऐसा केयर टेकर रखा हुआ, एक पिंजरे में आपने बंद कर दिया। यस, वो आपने केयर टेकर रखा हुआ है ना, जो टिपिकल हम एक वर्ड यूज करते हैं अपनी सोसाइटी में। तो बेसिकली वो बेचारी केयर टेकर्स ही काम कर रही होती है। सो पर्सनल स्पेस में ये सब चीजें आती हैं। तो ऐसे रिश्तों का फिर अंजाम क्या होता है? अंजाम ये होता है कि वो बेचारी घुट घुट के जी रही होती है, और अनफॉर्चुनेटली जो मेरी शायद मैं अपनी एज तक तो मैं कहूँगी कि जितनी ख़वातीन हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं जो घुट घुट के तो जी लेती हैं, लेकिन जो हमसे पहले वाली हैं, हमारी जो अम्मियाँ और दादियाँ, उनके कॉन्सेप्ट में ये चीज़ें नहीं थी कि पर्सनल स्पेस नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, या आपकी अपनी भी कोई बाउंड्रीज हैं जो यू हैव टू मेक क्लियर टू देम। और फिर वही लोग कह रहे होते हैं, वही अम्मियाँ दादियाँ वो कह रही होती है कि हमने तो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है, कॉम्प्रोमाइज तुमने भी करना है, तुमने भी करना है। अब देखे ना, आप किसी गलत चीज को नॉर्म बना रहे हैं, दिस इज रॉन्ग, ऐसा ही होता है। लेकिन आई एम हैप्पी फलक, आई एम वेरी हैप्पी कि अब बच्चे जो हैं या अब की जो न्यू जनरेशन है वो अवेयरनेस आ रही है और दे आर रेजिंग देयर वॉइसेस अगेंस्ट जो गलत आ रहा है। मैं आपको बहुत मजे की बात बताऊं फलक, माई डॉटर इज इन ओ लेवल्स, और वो मुझे कहती है, मतलब मुझे बड़ी खुश हुई है बात सुन के, तो उसने कहा कि मामा निकाह नामा के अंदर हमें बताया जाता है तो उसके अंदर लड़की का सेक्शन क्यों काट देते हैं? वेरी नाइस, ठीक है। तो मैं बहुत खुश हुई कि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम ये बच्चियों को बता रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, ठीक है। उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए। हमने तो अपने अम्मी अबू पे छोड़ा हुआ था ना, बस जो लिख दिया सो लिख दिया, बट दे शुड नो देयर राइट्स। अच्छा, अब की जो आजकल के नौजवान हैं वो क्वेश्चन करना जान गए हैं, वो हर सवाल पे क्यों का लाजमी एक क्वेश्चन मार्क उनके पास होता है कि आप पहले इसकी रीजनिंग दें। यस, लेकिन आई थिंक ये वो चीज है जो हमें भी मांगनी चाहिए थी। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन वो टाइम के साथ साथ अब मेरे ख्याल से ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा राबिया, आपने नबीहा की बात की जो कि हमारी माहिर नफ्सियात भी हैं, एक उन्होंने यही वाला जो बयान दिया था, इससे मैं एक और चीज जोड़ूंगी
इंडिया में आजकल एक चीज़ बहुत वायरल हो रही है, जस्टिस फॉर मनीषा का एक ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग भी यूज़ हो रहा है। तो फिर जब औरतों को कमतर समझकर उन पे हाथ उठाया जाएगा तो फिर इसी तरह के ट्रेंड हमारे सामने आएंगे, आप क्या ट्रेंड भी आएंगे। और फलक इसमें ये है कि देखिए ये तो नॉर्म बनाने वाली बात है ना, नॉर्मल है चीज़। अब जिस तरह हमने ये बात की कि हमारी अम्मियाँ कहती थी कि ये कोई बात नहीं, ये तो सब चलता है, हाँ, ठीक है, या हम करते थे तो कोई बात नहीं, तुम्हें भी करना पड़ेगा। हाँ, इसका मतलब है उनके लिए नॉर्म था तो आज हमें भी करना पड़ेगा, तो हमारे लिए नॉर्म बना रहे हैं। लेकिन आई एम हैप्पी कि आज इसको नॉर्म नहीं बनाया जा रहा, आज इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर द न्यू जनरेशन कि वो इस चीज़ को सीरियसली ले रही है। राबिया, ये बात तो हमने कर ली मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में, लेकिन जो एक और सबसे बड़ा मसला होता है वो आजकल जो हम देख रहे हैं, जॉइंट फैमिली में बड़ी बात हो रही है। एक कपल की नई नई शादी होती है, जॉइंट फैमिली में लड़की आती है और वो ये शिकायत करती नज़र आती है कि मुझे तो मेरे मियाँ के साथ टाइम नहीं मिल रहा। बाकी सारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे चल रहे हैं, सास ससुर जेठ जेठानी देवर सबके साथ बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे मियाँ के साथ जो मुझे मी टाइम चाहिए वो नहीं मिल रहा। अब ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी हैप्पी रिलेशनशिप में आने के लिए? ठीक है, अच्छा फलक, जो आपने बात की है ना अभी, ठीक है, उसको ससुराल वाले जो हैं, ससुराल वाले भी बड़े अच्छे हैं और मी टाइम नहीं मिल रहा, उसमें आपने की अच्छे ससुराल वालों की बात, ठीक है। मैं आपको उसकी बात बताती हूँ जो मेरे पास बहुत सारे केसेस आए और उसमें वजह थी कि सास कहती थी कि मेरा बेटा मेरे साथ सोएगा। अच्छा, ठीक है। तो जब ऐसे होगा तो डोंट यू थिंक कि जो हमारा इकोसिस्टम वो सारा घर का ख़राब हो जाएगा? बिल्कुल, ठीक है। तो ये मैं आपको बड़ी बता रही हूँ उन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस की बातें जहाँ पे इकोसिस्टम सही नहीं चलता, ठीक है। लेकिन जहाँ पे बात करें आप, जिस तरह कहा कि सास बहुत अच्छी है, मी टाइम नहीं मिलता, उसकी रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा घर में लोग हैं, अफराद बहुत ज़्यादा हैं और ऑफ कोर्स उनके मुताबिक काम बांट दिए जाते हैं कि ये काम करना है, ये है, ये वो है, या घर की जो चाय का टाइम हो गया, खाने का टाइम हो गया, अदरवाइज थोड़ा या घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं तो जी साथ जी पता चले जी मरी जा रहे, जैसे अम्मी भी तैयार हो गई, साथ भाई भी तैयार हो गया, उसकी बीवी भी तैयार होगी, सारे तैयार हो गए, तो यस ऑफ कोर्स दे हैव टू टेक अ टाइम और उनको बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी घर वालों की भी। राबी, ये तो आपने सास वाली एक बात बता दी ना, बड़ा क्लियर कट आपने इस पे अपना स्टांस रखा है। यहाँ पे अक्सर जो मर्द हज़रात होते हैं ना, वो भी लेट नाइट अपनी फैमिली के साथ होते हैं या घर से बाहर अपने दोस्तों के साथ होते हैं। हाँ, बीवी इज वेरी कॉमन, बीवी इंतजार कर रही है और उसके बाद जब वो सो जाती है तो वो जो कम्युनिकेशन गैप है शायद इस वजह से भी ज़्यादा बढ़ रहा होता है। कम्युनिकेशन गैप की रीज़न आई डोंट थिंक फ्रेंड्स है, कम्युनिकेशन गैप की रीज़न है आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, मिसट्रस्ट। जब ट्रस्ट नहीं रहता तो गैप बढ़ता ही पड़ता है, ठीक है। जब आपके पास टाइम नहीं है बैठ के बात करने के लिए। अच्छा, इसकी एक और भी बहुत बड़ी रीज़न है, जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना तो मैं उनसे पूछती हूँ, हमारा एक बड़ा एक होता है क्वेश्चन कि लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, तो इट डिफाइंस अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। और ये कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले एक रिसर्च भी हुई थी इन पाकिस्तान, इन टर्न्स आउट टू बी कि हमारे पाकिस्तान में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर गेटिंग कॉमन डे बाय डे, बिल्कुल, ठीक है। उसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% जितने कपल्स का उन्होंने किया था, इट टर्न्स आउट टू बी इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं और रीज़न उसकी है अरेंज मैरिजेस। अच्छा, ठीक है। अम्मी की पसंद से हो गया जी, अगर अपनी पसंद से करता तो अम्मी को पसंद नहीं थी, अम्मी की पसंद से शादी भी हो गई, अम्मी की पसंद से सारा कुछ हो गया, लेकिन अपना दिल तो नहीं मिल रहा ना। यहाँ तो अफेयर चला लेते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं मेरी अम्मी नहीं मान रही, अब ये भी बड़ा कॉमन, यस, अब ये बड़ा कॉमन सिनेरियो है। अपनी जिंदगी अलग है, दे हैव पुट अ कंपार्टमेंट्स इन देयर लाइफ, ये काम का कंपार्टमेंट है, ये बीवी बच्चों का कंपार्टमेंट है, ये अम्मी अब्बू का है और ये मेरी अपनी लाइफ है। हाँ, सो अपनी लाइफ और बीवी बच्चों वाली लाइफ अलग रखी हुई है। सो ये दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न कि आपका जो कम्युनिकेशन गैप है वो बढ़ता ही जाता है, बिकॉज कंपैटिबिलिटी नहीं बढ़ पाती और आप खुद भी विलिंग नहीं होता है। लेकिन राबिया, आप ये देखिए, जो साल 2025 है ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से हमारे लिए एक आई ओपनर रहा है। जितने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से वो हमारे सामने आए, कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में हम उसको कैसे भूल सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। अब जो अरेंज मैरिज वाले हजरात हैं या जो कपल्स हैं
उनका अंजाम क्या होता है? वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बाहर कर रहे होते हैं, घर में माँ बाप की मर्जी से जो बहू एक लेकर आए हुए या बीवी लेकर आए हुए उसको भी खुश रखा हुआ है, तो उनका अंजाम क्या होता है? अनफॉर्चुनेटली उनका अंजाम कोई होता ही नहीं। क्योंकि इट बिकम्स अ नॉर्म ना। हाँ। जिस तरह अम्मी ने कहा कि तो कोई बात दो कश्तियों के सवार हैं। तो करते हैं ऐसा, तो तुम्हें तो रहना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सभी करते हैं। तो सभी जब आप कहते हैं ना सभी करते हैं, तो इसका मतलब आप नॉर्म बना देते हैं। जब नॉर्म बन जाती है तो अभी थोड़े दिन पहले मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी, उसके अंदर भी लिखा हुआ था कि बेसिकली वो इमोशनली नम कर देती हैं औरतें खुद को। तो ये जस्टिफाइड है? और मर्द भी खुद को इमोशनली नम कर लेते हैं। नहीं, ये फिर जस्टिफाइड कैसे हुआ कि आप एक औरत को कह रहे होते हैं, ससुराल वाले भी कह रहे होते हैं, मैका भी कह रहा होता है तुम कॉम्प्रोमाइज करो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, एंड शी डजंट हैव एनी अदर वे आउट। उसके पास इसके अलावा और कोई वे आउट नहीं बचता। और रीजन इसके वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होती, या हमारी वेलफेयर स्टेट नहीं है जहाँ पे गवर्नमेंट औरतों को सपोर्ट करे। राइट्स तो बहुत है हमारे पास, ठीक है, मैं ही नहीं कहती, खुल्लम खुल्ला कह रही हूँ, राइट्स बहुत है हमारे पास। हम आज जाएं कोर्ट, हमें सपोर्ट भी करेगी, हेल्प भी करेगी, लेकिन उसके बाद का प्रोसीजर क्या? नोबडी इज देयर गोइंग टू सपोर्ट अ वुमन, ना उसके घर वाले, ना उसका हस्बैंड, एक्स हस्बैंड, ना ही उसको आगे एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, अब जिस तरह बाहर की मुल्क की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो उसकी गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट करती है। इफ़ शी इज़ नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है, तो उसकी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, कोई उनको सपोर्ट सोशल सपोर्ट इश्यूज नहीं होते हैं उनके, और उनको आगे फॉर एग्जांपल सेकंड या थर्ड मैरिजेस में भी कोई मसाइल नहीं होते, उनको मसला नहीं है। लेकिन हमारी सोसाइटी में तो एक ये चीज़ भी बड़ी आम है ना, बड़ी औरतें या बूढ़ी औरतें ये कहती हैं कि तुम अक्लमंद होगी, अगर तुम्हें अपने शौहर के अफेयर्स का भी पता चल गया फिर भी तुमने चुप रहना है, अपना घर बसाना है। अच्छा, इसकी मैं बहुत अच्छी एग्जाम्पल लूँगी फलक। हम लेते हैं बुशरा अंसारी को, ठीक है, माशाल्लाह से वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और मुझे याद है मेरे बचपन से तो वो मेरी फेवरेट रही है। बिल्कुल, मेरी भी बहुत फेवरेट है। आई नेवर नो एक्चुअली, जब हम बड़े हुए तो हमें पता लगा कि अच्छा, एक इंसान जो टीवी पे इतना अच्छा लगता है उसके पीछे क्या मसाइल चल रहे होते हैं। अब देखिए उनकी शादी में कितने मसाइल चल रहे थे, लेकिन उन्होंने शो नहीं किए। क्यों? क्योंकि वही सोसाइटल प्रेशर था जो बाकी औरतों पे भी होता है। ठीक है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम सेपरेट, जैसे उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने सोचा हुआ था, डिसाइड किया हुआ था कि बच्चे बड़े हो जाएंगे तो फिर हम सेपरेशन ले लेंगे, तो उन्होंने वही काम किया। बच्चे बड़े हो गए, सेपरेशन ले लिया, और उसके बाद अब माशाल्लाह से शी अगेन गॉट मैरिड। उनको खैर माशाल्लाह से उनको मौका मिल गया दोबारा होने का, मोस्टली औरतों को यहाँ पे मौका नहीं मिलता। एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, शी वॉज 65 years old। अच्छा। और उन्होंने कोई 1-2 साल हो गए, उन्होंने अब आके डिवोर्स ली अपने हस्बैंड से, और रीज़न वो यही थी कि मेरे बच्चे हो गए थे और मुझे साथ रहना पड़ गया था बच्चों की वजह से, अदरवाइज वो डिस्टर्ब हो जाते, लेकिन मैं इस बंदे को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई नो एट 65 years यू आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड कि आपकी नई जिंदगी शुरू हो, ये वो, लेकिन आप ये सोचें कि वो किस ज़हनी अजियत से गुजरी होगी कि उसने कहा कि बेशक मेरी जिंदगी कल ख़त्म हो जाए, लेकिन आई कैन नॉट टॉलरेट दिस मैन एनीमोर। इसका मतलब ये है कि जब आप रेड फ्लैग देखें, आप अपना डिसीजन ले लें। मैं फिर उसी पॉइंट पे आऊंगी, जब हमारी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है शाइना, उन्होंने एक रेड फ्लैग देखा, अपने तौर पे देखा, वो उनको शायद ये लगा हो कि मेरी अब नहीं चल सकती अपने हस्बैंड के साथ, तो शायद उन्होंने फिर ये फैसला लिया होगा कि ओके, मुझे अब इस शादी को ख़त्म करना और आगे मूव ऑन करना है, और मूव ऑन करके उन्होंने नई ज़िंदगी बसाई। पता है इसमें फलक एक सबसे बड़ी रीज़न है जो मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स में भी देखती हूँ, और ये है कि समटाइम्स हम क्लियर होते हैं चीज़ों के मामले में, ठीक है, और इसलिए मैं उनसे कहती हूँ कि बैठ के लिखो। जब हम लिखते हैं ना, चीज़ें बहुत सारी क्लियर हो जाती हैं, वो बहुत क्लियर होती हैं, लेकिन मैनिपुलेशन ऑफ योर सोसाइटी इज सो स्ट्रॉन्ग कि वो हमें स्टेप नहीं लेने दे रही होती। ठीक है, तो जिस तरह आपने इन्फ्लुएंसर की बात की, इसका मतलब शी वॉज वेरी मच स्ट्रॉन्ग एंड शी नोज कि मैंने ये करना है। ठीक है, उसने सारे नॉर्म्स तोड़े और उसके बाद शी वेंट फॉर एंड शी मूव्ड ऑन, एंड आई एम एक्चुअली, मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए कि उन्होंने ये नॉर्म तोड़ा है, एंड आई एम श्योर कि उनको देखे और बहुत सारी और भी लोग ये नॉर्म तोड़ेंगे, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे इस्लाम हमें इजाज़त देता है, तो फिर मेरे ख्याल से हमें किसी और से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच राबिया, आपने काफ़ी अपने केसेस ऐसे बताए जो कि हमारे व्यूअर्स को रहनुमाई देंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से फ़ैसले लेने हैं और किस तरह से डिसीजन ले लेना है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू।
राबिया उस्मान ने जो आज हमें स्टोरीज़ बताई हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी उससे काफ़ी ज़्यादा रहनुमाई मिली होगी कि जहाँ पर आपको लगता है कि रिश्ता अब नहीं चल सकता, रेड फ्लैग अगर आप देख रहे हैं, तो आप वहाँ पे डिसीजन ले सकें। समा स्टोरीज़ में फलक चौहान को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में एक और टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।